नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है पूनम अहमद जी के द्वारा लिखी कहानी कटखने। रिनी का विवाह क्या था, पूना में रीयूनियन ही लग रहा था। ज्योति ने सब सहपाठियों को व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर अपनी इकलौती बेटी रिनी के विवाह पर पूना आने का निमंत्रण दिया। सब आ जाओ, सालों बाद एक दूसरे से मिल भी लेंगे। बड़ी मेहनत से सबको ढूंढा है। सालों बाद सब एक दूसरे के बारे में जानकर बहुत खुश हुए थे। सब अब जिम्मेदार गृहस्थ थे, पर मिलने के इस मौके को कोई छोड़ना नहीं चाह रहा था। जैसे ही रिनी के विवाह की यह खबर मिली, ग्रुप की दो पुरानी घनिष्ठ सहेलियों सोनाक्षी और वर्णिका मिलने के लिए बेचैन हो उठी। काफी लोग तो अब इंडिया से बाहर थे। सोनाक्षी मुंबई में, वर्णिका दिल्ली में। दोनों ने पूरी पढ़ाई एक साथ दिल्ली में ही की थी। तब ना मोबाइल था, ना ही फेसबुक। थोड़े दिन मायके आने पर सबके हालचाल मिलते थे, पर धीरे धीरे वे भी बंद हो गए थे। ज्योति ने यह ग्रुप बनाया तो पता चला कि कौन क्या कहाँ कर रहा है। सोनाक्षी और वर्णिका ने अब फोन पर भी बातें करनी शुरू कर दी थी। अब दोनों मिलने के लिए बेचैन थी। सोनाक्षी ने हमेशा वर्णिका से फोन पर बातें करते हुए एक गंभीरता उदासी महसूस की थी। पहली सी हंसी खिलखिलाहट का तो कहीं नाम ही नहीं था। पूछने पर उसने यही कहा, मेरे दुख फोन पर बताने लायक नहीं है, कभी मिलने पर बता दूंगी। सोनाक्षी के मन में अब सबसे ज्यादा बेचैनी वर्णिका की उदासी जानने के लिए ही थी। 30 लोगों के ग्रुप में से अपनी अपनी गृहस्थी से ब्रेक लेकर 14 लोग रिनी के विवाह की सुबह पूना पहुंच गए। इंडिया के कई कोनों से 6 लड़कियां, 8 लड़के एक दूसरे से मिलते हुए गले लग गए। स्टूडेंट लाइफ जैसे कल ही की बात हो। सब ने सबको काफी कुछ बदल दिया था, पर सबके व्यवहार में बहुत अपनापन, स्नेह था। ज्योति ने सबके ठहरने का उचित प्रबंध किया था। सब नई पुरानी बातों में खो गए। पता नहीं क्या क्या याद कर एक दूसरे की खिंचाई भी करते रहे। बस वर्णिका को देखकर सबको झटका लग रहा था। वर्णिका कॉलेज की सबसे मेधावी, खूबसूरत और खुशमिजाज लड़की हुआ करती थी, पर अब एकदम शांत, मेकअप के बाद भी उदास चेहरा। इतने हंसी मजाक में भी बस फीकी सी हंसी हंस रही थी। आवाज में कोई उल्लास नहीं। सब ने टोका भी था, ये तुम ही हो ना वर्णिका। सोनाक्षी को वर्णिका की उदासी का कारण समझ नहीं आ रहा था। व्हाट्सएप पर तो यह पता चल चुका था कि उसके पति निखिल और दोनों बच्चे बहुत अच्छे हैं, सुखी सफल वैवाहिक जीवन है। फिर इसे क्या तकलीफ है, अकेले में ही पूछना ठीक रहेगा, सोचकर सोनाक्षी उससे हल्की फुल्की बातें ही करती रही। शाम को सब सज संवर कर रिनी की बारात आने की तैयारी करते रहे। सब सहपाठियों के पास सालों की अनगिनत बातें थी। सबके चेहरे उत्साह में खिले हुए थे। सोनाक्षी के हंसी मजाक, ठहाकों, खिलखिलाहट से पूरा ग्रुप एंजॉय कर रहा था। ज्योति के बाकी रिश्तेदार भी सोनाक्षी के खुशमिजाज स्वभाव से खूब प्रभावित हुए थे, पर वर्णिका का थका बुझा चेहरा सोनाक्षी को परेशान कर रहा था। विवाह की रस्मों से फ्री होने पर उसने वर्णिका से कहा, चलो थोड़ी देर रूम में चलते हैं। दोनों रूम में आ गई। सोनाक्षी ने कहा, वर्णिका, हम भले ही सालों के बाद मिले हैं, पर हमारी दोस्ती पहले ही जैसी है। चल बता, तुझे क्या हुआ, तू इतनी उदास क्यों है। वर्णिका का चेहरा और उतर गया, कुछ बोल ही नहीं पाई, आंखें भरती चली गईं। सोनाक्षी के बार बार पूछने पर कहना शुरू किया, सोना। सोनाक्षी को पुराने दोस्त सोना के नाम से ही जानते थे। वे लोग उसे सोना ही कहते थे। मेरे विवाह से 1 महीना पहले ही मेरे साथ एक हादसा हुआ था, जिससे मैं आज तक उबर नहीं पाई हूँ। क्या हुआ था? चाचा के बेटे ने मेरा रेप किया था। माँ को बताया तो उन्होंने मुझे चुप रहने के लिए कहा था। किसी को बताने पर हमारे संयुक्त परिवार में हलचल मच जाती। माँ की सलाह पर मैंने कभी अपने पति को यह सब नहीं बताया। अपने सीधे प्यारे पति को धोखा देना, उनसे यह सब बातें छुपाना मुझे अपराध बोध में डालता रहा है। इतने साल हो गए, जब भी मायके जाती हूँ, उस दुष्ट कजिन का चेहरा देखकर ही तन मन में आज भी क्रोध भरी ज्वाला सी दहक उठती है। माँ हमेशा ही मुझे समझाती रही, निखिल के साथ होती हूँ तो स्वयं को कभी माफ नहीं कर पाती। मेरा मन उन्हें अपना यह दुख बताने के लिए करता है, पर माँ ने सख्त आदेश दिया है, कड़े शब्दों में नसीहत दी है कि मैं गलती से भी यह न बताऊं।
निखिल यह स्वीकार नहीं कर पाएंगे कि हमारे विवाह के 1 महीना पहले मेरे साथ क्या हुआ था। उस समय भी माँ के समझाने पर उनकी जिद के कारण मैंने यह कैसे विवाह कर लिया, कैसे इस दुख के साथ अपने गृहस्थ जीवन की नींव रखी, समझ नहीं पाऊंगी। मायके जाने पर उस बेशर्म की शक्ल देखनी पड़ती है जो शराफत का मुखौटा लगाकर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आराम से जी रहा है। मेरा कहीं मन नहीं लगता, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता सोना। इतने साल हो गए, मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाई, कहकर वर्णिका रो पड़ी। वर्णिका का आंसुओं से तरबतर चेहरा पोंछते हुए सोनाक्षी ने उसे गले लगाकर बहुत प्यार किया। फिर कहा, अरे हम दोनों सहेलियों की किस्मत एक ही कलम से लिखी गई है क्या? रोते हुए वर्णिका चौंक गई। क्या मतलब? सोनाक्षी ने वर्णिका के बिखरे बाल ठीक करते हुए कहा, मैं हैरान हूँ वर्णिका, मेरे साथ भी यही हुआ है। क्या क्या कह रही है तू? हाँ वर्णिका, तुझे अंजू याद है? हाँ अच्छी तरह, ज्योति बता रही थी कि वह आजकल यूएस में है। हाँ वही, जब मेरा विवाह तय हुआ था मैं उसके घर कार्ड देने गई थी। तुझे याद है उसके मामा उनके घर में ही रहते थे? हाँ याद है, मैंने अंजू के बारे में गेट पर ही पूछा था। उन्होंने बताया नहीं कि वो अकेले हैं। मुझे अंदर ले गए, वहाँ उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की और मैं बहुत कोशिश करने के बाद भी अपने आप को नहीं बचा पाई। वर्णिका हैरान सोनाक्षी का शांत चेहरा देख रही थी, जो आगे बता रही थी। मैं रोते हुए घर आकर मम्मी पापा को सब बता रही थी। घर में जैसे क्रोध का एक तूफान सा आ गया। पापा मम्मी भैया ने उन्हें घर जाकर सबके सामने उसे बहुत अपमानित किया। भैया ने तो उन्हें खूब मारा। अंजू के परिवार ने मामा को उसी समय घर से निकाल दिया। मेरे विवाह में कुछ ही दिन शेष थे और अंजू मेरी अच्छी सहेली थी। उसने मुझसे इस दुर्घटना के लिए बहुत माफ़ी मांगी। मम्मी पापा ने मुझे हिम्मत दी, बहुत संभाला। मम्मी ने समझाया, जो हो गया सो हो गया, इसे बुरे सपने की तरह भूल जाओ। मैंने मम्मी से कहा था मैं रजत को बताना चाहती हूँ, नहीं तो ये बात मुझे हमेशा परेशान करेगी। मम्मी ने कहा था किसी पापी की हरकत से प्रभावित होकर अपने नए जीवन की शुरुआत करने की जरूरत नहीं है। रेप में लड़की का कोई दोष नहीं होता, पर अगर पुरुष होने के नाते रजत इस बात को पचा नहीं पाया तो बहुत मुश्किल होगी। इस अप्रिय प्रकरण को भुलाना ही अच्छा रहेगा। पापी को काफ़ी सजा मिल चुकी है। वो अपनों की नज़र में सारी उम्र के लिए गिर चुका है। खुशहाल जीवन की तैयारी करो, विवाह तो करना ही है और रजत बहुत ही अच्छा जीवन साथी रहेगा। समझ लो सड़क पर चलते हुए किसी कटखने कुत्ते ने काट लिया है। यह गांव धीरे धीरे ही भरेगा। मुश्किल तो बहुत है, पर रजत को बताकर या अपने दिल पर यह बोझ रखकर मत जीना। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। किसी पापी के दुष्कर्म को याद कर दुखी मत रहना। पाप कोई करे और उसे याद रखकर जीवन भर दुखी कोई रहे, यह कहाँ का न्याय है वर्णिका? मम्मी ने मुझे यह सब कहकर इतना मानसिक संबल दिया कि मैं अपने तन मन से सब कुछ झटक कर रजत के साथ जीवन में सुखपूर्वक आगे बढ़ती गई। हम क्यों दुखी रहे? हमने क्या गलत किया था? जो हुआ हमने तो नहीं चाहा था। किसी दुष्ट की याद में हम क्यों दुखी रहें? जो अब हमारे पास है हम उसमें खुश क्यों ना होकर जिंदगी जिए। वर्णिका, अपने आप को इस घुटन से निकालो। अगर निखिल या रजत कहीं कुछ करते तो क्या हमें सब कुछ सच बता देते और हमें अच्छे जीवन साथी मिले हैं तो हमारे साथ घटी ये दुर्घटना के कारण हम सारी उम्र का सुख भूल जाएं। अपने आप पर तरस खाना बंद करो और खुलकर खुश रहो। वर्णिका के चेहरे का रंग तेजी से बदलता जा रहा था। बोली, काश मेरी माँ ने भी मुझे कुछ इसी तरह की बातें बताई होती। हाँ, ऐसे मामलों में हमारी माँओं, हमारे परिवार के नज़रिए का प्रभाव हम जैसी लड़कियों के जीवन पर बहुत पड़ता है। हम जैसी लड़कियों को माता पिता का सपोर्ट तो चाहिए होता है। अगर हमारी माएँ ऐसे ही चुप करवाती रहेंगी हमें जैसे हमने कोई अपराध किया हो तो हम कैसे जी पाएंगे। मेरी मम्मी हमेशा उस दुर्घटना को भूलने में मेरी मदद करती रही और मैं हमेशा आगे बढ़ती रही। तुम पहले ही जीवन का काफ़ी समय खराब कर चुकी हो। अब मुँह धोकर तैयार हो जाओ, बाहर चलते हैं। वर्णिका फ्रेश होने चली गई। वो अच्छी तरह से तैयार होती हुई सोनाक्षी को देख रही थी, जो रजत से फ़ोन पर हचक हचक कर बातें कर रही थी। सोनाक्षी ने फ़ोन रखा तो वर्णिका
थैंक यू सोना कहते हुए उसके गले लग गई। वनिका के चेहरे पर छाई शांत मुस्कुराहट देखकर सोनाक्षी को बहुत तसल्ली हुई। दोनों सहेलियों का दुख तो एक ही सा था, पर जीने का तरीका अलग था। अलग भी अब तक ही था। आगे तो दोनों एक ही नजरिए के साथ जीने के लिए तैयार थीं।